प्रकृति की प्रत्यक्ष पदार्थ संपदा और अदृश्य शक्तियों की अधिकाधिक उपलब्धि से ही मनुष्य इतना साधन संपन्न और समर्थ बन सकता है कि उसे सर्व समर्थ कहा जाने लगा है। विश्वास किया जाना चाहिए कि यह प्रगतिक्रम दिन दिन आगे ही चलेगा। जो लाभदायक पक्ष हाथ लगा है उसे छोड़ते नहीं बनता। धरती से खाद्य उत्पादन और पशुपालन के लाभ जब तक विदित न रहे होंगे तब तक आदिकाल के मनुष्य का काम किसी अन्य प्रकारों सहारे भी चल जाता होगा। पर अब जबकि वे विधाएं उपलब्ध हो गई हैं, ये संभव नहीं रहा कि उनका परित्याग कर दिया जाए। आग से लेकर बिजली तक का प्रयोग जब से व्यवहार में आने लगा है तब से यह निश्चित हो गया है कि भविष्य में कभी भी इनसे विमुख नहीं हुआ जा सकेगा। इसी आधार पर यह भी मानकर चलना चाहिए कि प्रकृति के रहस्यों का अन्वेषण और दोहन भविष्य में और भी द्रुत गति से चलेगा। न संपदा को पर्याप्त माना जा सकता है और न सुविधा संवर्धन की ललक घट सकती है। ये क्रम पीछे नहीं हटेगा वरन आगे ही बढ़ेगा। भावी पीढ़ियां अब की अपेक्षा और भी अधिक साधन संपन्न होंगी। ऐसी दशा में ये खतरा और भी अधिक बढ़ेगा कि यदि कहीं उनका दुरुपयोग होने लगा तो उपलब्धियां अनर्थ का कारण बनेगी। जब तक लाठी हाथ में है तब तक उसके दुरुपयोग का बचाव भी हो सकता है, पर जब मशीन गन चलने लगे और बम बरसने लगे तो फिर सुरक्षा का प्रश्न कठिन हो जाता है। असाधारण उपलब्धियां यदि कभी नियंत्रण से बाहर होने लगे और मनुष्य की उद्दंडता पर अनुशासन न लगे तो परिणति कितनी भयंकर होती है, इसका परिचय भूतकाल में भी मनुष्य जाति अनेक बार प्राप्त कर चुकी है। वृत्रासुर, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, भस्मासुर, रावण, कंस, दुर्योधन से लेकर मध्यकालीन आकांताओं के दिल दहलाने वाले कृत्य अभी भी सामने हैं। जिन्होंने कल्याण की श्रृंखला चलाई थी और निरीहों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था। ये सामर्थ्य ही है जो अनियंत्रित होने पर प्रेत पिशाच का रूप धर लेती है और उपलब्धियों के अंधकार में कुछ भी कर बैठती है। यह अनर्थ अगले दिनों और भी अधिक तेजी से दोहराया जा सकता है। मदांध जो भी कर बैठे वह कम है। अणु बम बने ही नहीं है, प्रयुक्त भी और सारे संसार पर आतंक की छाप छोड़ गए हैं। ऐसा ही दुरुपयोग भविष्य का शक्ति संपन्न मनुष्य न करेगा, हुए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसी दशा में उपलब्धियों का हर्ष आशंकाओं के विवाद से घिरकर ऐसा बन जाएगा जिसे वरदान नहीं अभिशाप ही गिना जाएगा। उपार्जन सरल है, उसे तो लुटेरे भी बड़ी मात्रा में कर लेते हैं, पर सदुपयोग के लिए बड़ी चढ़ी विवेकशीलता और दूरदर्शिता चाहिए। इसके बिना खतरा ही खतरा बना रहेगा। किसी उद्दंड के हाथ में पहुंची माचिस की एक तौली सारे गांव को भी देखते देखते जलाकर भस्म कर सकती है। फिर महाविनाशकारी के ढेर में किसी पागल द्वारा एक चिनगारी फेंक देने इस सुंदर पृथ्वी का मान जगत का अस्तित्व ही खरे में पड़ सकता है। बात उस स्थिति तक पहुंच भी सामान्य जीवन में शक्ति का दुरुपयोग कितना भयंकर हो सकता है, इसका अनुमान उन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूपकों को देखते हुए लगाया जा सकता है जिसके कारण मानवीय कुटिलता ने हर दिशा में अनाचारी के आडंबर खड़े कर दिए हैं। आश्चर्य इस बात का है कि सुविधा साधनों की इसी अभिवृद्धि होते हुए भी मनुष्य विलास, अनाचार और आक्रमण पर इस कदर क्यों उतारू है और यह दीनता दिन दिन क्यों अधिक बढ़ती जा रही है। कानून कचहरी क्यों काम नहीं आ रही है। धर्मोपदेश और नीति नियमन के लिए किए जा रहे अनेकों प्रस्तुतिकरण क्यों अप्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। साहित्य, संगीत, कला का परंपरागत रुझान अपना परंपरागत राजमार्ग छोड़कर किस कारण पतन और पराभव का वातावरण बनाने को जुट गया है। ये सभी प्रश्न जितने अनसुलझे हैं उतने ही कष्टकारक भी हैं। साथ ही यह सोचा जा सकता है कि जब अगले दिनों मानव अधिक चतुर और समर्थ होगा तो वह सार्वजनिक शांति के लिए कितना खतरनाक सिद्ध होगा। ऐसी दशा में अगले दिनों जिस प्रगति की आशा की जाती और संभावना देखी जाती है उसका लाभ मनुष्य को मिलेगा या वह और भी अधिक गहरे दलदल में फंस जाएगा, यह एक प्रश्न चिन्ह है।
इस अनबूझ पहेली की जड़ उस वैज्ञानिक प्रगति के साथ जुड़ी देखी जा सकती है जिसने आज हमें अपेक्षाकृत अधिक साधन संपन्न बनाया है। आश्चर्य यह है कि ऐसी उल्टी गंगा कैसे बहने लगी, जिससे अधिक सुविधाओं की अपेक्षा की गई थी, पर अधिक भारी पड़ रही है। नैतिकता, सामाजिकता, चरित्रनिष्ठा जैसे मानवीय गरिमा के आधारभूत तथ्यों का एक प्रकार दिवाला निकलता चला जा रहा है। एक ओर प्रगति से दूसरी ओर उससे भी अधिक अवगति। एक और आंख से लाभ ही लाभ दिखता है तो दूसरी से हानि और अ की विभीषिका उपजती जा रही है। इस असमंजस को क्या कहा जाए और इस दुर्गति के लिए किसे दोषी ठहराया जाए? मनीषियों का मत है कि आज की समस्याएं बुद्धिवाद की उपज है। बुद्धि ने ही अविज्ञात के अंतराल को खोजा, टटोला एवं फिर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन इसी दुर्गति की परिणति है। अब जब चारों ओर उनके अकाल का हाहाकार मचने लगा है तो विज्ञान की सभी विधाएं एक दूसरे को, सत्ताधीशों को, संपन्नों को दोष देती देखी जाती है। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? ये सब इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक कि महाविनाश सामने न आ पहुंचे। अध्यात्मवेत्ता कहते हैं कि परोक्ष सत्ता इन समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं है। आध्यात्म तंत्र इन विभीषिकाओं से जूझने हेतु अपनी तैयारी कर रहा है। वे चाहे दिखाई पड़े अथवा न दिखाई पड़े, किंतु दृश्य समस्याओं के प्रतिरोध में अगले ही दिनों ऐसे बुद्धिपरक समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्हें देखकर स्वयं उत्पत्ति को जन्म देने वाले वैज्ञानिक भी हतप्रभ होकर रह जाएंगे। जिन स्रोतों से ये समस्याएं चालू हुई हैं, वहीं से उनका उपचार होगा, ऐसा दिव्यदर्शी मनीषियों का कहना है। विज्ञान ने साधन संवर्धन के लिए जो अधिक परिश्रम किया है, उसकी सराहना ही की जाएगी। तथ्यों का पता लगाने में उसने पूर्वाग्रहों से तनिक भी लगाव नहीं रखा है, यह उसकी सत्यनिष्ठा है। अन्वेषणों में योगी स्तर की एकाग्रता का जो उपयोग हुआ है, उसने तथाकथित ध्यान योगियों को एक कोने में बिठा दिया है। समूची मनुष्य जाति उसके मुई, माचिस जैसे छोटे साधनों से लेकर माइक्रोचिप्स कंप्यूटरों से विविधता से लाभान्वित हुई है। शल्य चिकित्सा ने वरदान की भूमिका निभाई है। द्रुतगामी वाहनों और संचार साधनों से असाधारण सुविधा हाथ लगी है। ऐसे ऐसे अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं जिनके आधार पर विज्ञान की मुक्तकंठ से सराहना की जा सकती है, पर बात एक ही जगह अटक जाती है कि उसने मानवीय आदर्शवादिता के तत्वदर्शन को अमान्य ठहराकर पशु और पिशाच की श्रेणी तक बढ़ चलने की छूट दे दी है। पशु के लिए कोई मर्यादा नहीं, पिशाच के लिए कोई कुकृत्य नहीं, मांसाहार और पशु शरीरों की परीक्षण के नाम पर चीरफाड़ फैशन के लिए प्राणियों की चमड़ी उखाड़ना वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित नहीं ठहरता। जब भावनात्मक करुणा का बोध टूटा तो फिर वह आगे ही बढ़ेगा। आज नहीं तो कल वैसा ही व्यवहार मनुष्य मनुष्य के साथ करने में भी कोई संकोच न करेगा। दार्शनिक छूट मिल जाने को चकमा पर मनुष्य कुछ भी कुकृत्य कर सकता है। उसकी चतुरता समाज की आंखों में धूल झोंकने और देने में सहज सफल हो सकती है। कानून नास्तिकवादी मनोभूमि चाहे विज्ञान द्वारा समर्थित हो या किसी अन्य कारण उपजी हो, संसार के लिए विघातक ही साबित हुई है। मनुष्य से लेकर अन्य प्राणियों के कत्लेआम उसी निष्ठुरता की देन है जो भावना तंत्र को मृत नहीं तो मूर्छित करके अदृश्य कर देती है। नृशंसता का लंबा इतिहास है, उसका व्यवहार भी चित्र विचित्र रीति से व्यापक क्षेत्र में होता है। ये कुसंस्कार पाए तो अनायास भी जाते हैं, पर जब उन्हें विज्ञान जैसे प्रामाणिक समझे जाने वाले तंत्र का समर्थन मिल जाता है तो फिर करेला नीम चढ़ा की उक्ति चरितार्थ होती है। कामुकता की अति और तद विषयक मर्यादाओं का समापन या जीवैत सुख, जीवैत का ही एक रूप कहा जाएगा। इसी प्रकार अनेकानेक अनाचार जो इन दिनों बरसाती उद्भिजों की तरह उभर पड़े हैं, यदि उन्हें प्रत्यक्षवादी भौतिक दर्शन की देन कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। तात्कालिक लाभ के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रत्यक्षवादी देन भौतिक विज्ञान ने दी है।
जीव जंतुओं की गतिविधियों का उल्लेख वे इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य की विशेष जिम्मेदारी की बात तो अध्यात्म मार्ग में आती है। उसे मान्यता क्यों मिले? औद्योगिकरण के विस्तार का श्रेय विज्ञान को है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण से भर देने का दोष भी उसे देना होगा। द्रुतगामी वाहनों और विशालकाय ग्रेटर देन कारखानों के लिए जो ईंधन प्रयुक्त होता है उससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आकाश के तापमान की अभिवृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी का अतिशय प्रयोग होने से 5 तापमान की अभिवृद्धि और वनों का विनाश जैसे अनेकों संकट खड़े होते हैं। उसकी प्रतिक्रिया जब प्रौढ़ता के स्तर पर पहुंचेगी तो उसका प्रतिफल समुद्रों के उफनने, हिम भंडारों के गलने के रूप में अपनी भयंकरता प्रकट किए बिना न रहेगा। अणु ईंधन के प्रयोग से फैलने वाला विकिरण प्राणियों की जीवनी शक्ति को भारी आघात पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। ओजोन परत फटने से ब्रह्मांड किरणें सौर लपटें धरती पर बरसने लगने और जो उपयोगी है उसे जला डालने की चेतावनी अभी से मिल रही है। उपर्युक्त सभी कथन से सहमत होते हुए भी यह कहना होगा कि प्रकृति का दोहन व विज्ञान की प्रगति एक सीमा तक ही संभव है। वैसे अति उत्साह में बरता गया अतिवाद जो भी कर गुजरे कम है, पर यह मानकर चलना चाहिए कि जैसे शरीर में घुसे जीवाणु विषाणु से जूझने के लिए शरीर तुरंत एंटीबॉडीज तैयार करता है, उसी प्रकार प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाले इस तंत्र में भी विज्ञान के अतिवाद से जूझने के लिए अपनी एंटीबॉडीज तैयार कर रखी है। वे दुर्बुद्धि से लड़ेगी एवं जिस प्रकार स्टार वार का कार्यक्रम बनाने वाले वैज्ञानिकों का मानस बदलकर रचनात्मक चिंतन हेतु विवश करने में समर्थ हुई, अगले दिनों सारे बुद्धि जगत से मोर्चा लेगी। सर्प विष का इलाज सर्प विष द्वारा उत्पन्न वैक्सीन से ही होता है। प्राकृतिक चिकित्सा के संस्थापक पितामह लुई कने का सिद्धांत है, कूलर इज बेटर। प्रत्यघात द्वारा ही प्रतिक्रिया जन्म लेती है व उल्टे को उलट कर ठीक कर देती है। ऊंडे पानी का स्पर्श ही खून के दौरे को तीव्र कर देता है व विजातीय द्रव्यों को निकाल फेंकता है। जब दंगे फसाद हो जाते हैं तो चारों ओर कर्फ्यू लग जाता है, मिलिट्री को फ्लैग मार्च करना पड़ता है तथा दंगाए आतंकवादियों को खोजबीन कर जेल में बंद कर देते हैं। अगले दिनों विज्ञान में छाए अराजकतावाद से जूझने के लिए मानवतावादी, उज्ज्वल भविष्य में विश्वास रखने वाले मनीषीगण ऐसा मोर्चा खड़ा करेंगे कि विज्ञान अपनी अतिवादी बलात्कारी प्रवृत्ति से मानवता का और बिगाड़ न करे। जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने घातक एड्स रोग का उपचार खोज लिया है, उसी प्रकार विज्ञानवादियों के मन में घुसे एड्स का उपचार अब अध्यात्मव्यता करेंगे एवं असंतुलन को संतुलन में बदलेंगे। ये प्रश्ता मानव जाति के लिए आश्वासन जो है। प्रकृति संतुलन बिगाड़ने का प्रतिफल प्रकृति संतुलन का एक सुसंबद्ध चक्र है। मनुष्य और पशु वनस्पतियां खाकर जीते हैं। वनस्पतियों में कीड़े लगते और अपना गुजारा करते हैं। कीड़ों को पक्षी खाते हैं। पक्षियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें बाज आदि अपना शिकार बना लेते हैं। पशु बढ़ते हैं तो उन्हें सिंह व्याध आदि ठिकाने लगा देते हैं। इस प्रकार एक तरह की मुंबिनखला चलती रहती है। मनुष्य इस श्रृंखला को तोड़ने पर उतारू होता है तो उसकी समस्याएं भी उलझती जाती है। पक्षियों को मारकर खाना, अनुसंधान के नाम पर जीव हत्या करना और वनस्पतियों में लगने वाले कीड़ों से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए विषैली औषधियों का छिड़काव करना ये बुद्धिमान मनुष्य की मूर्खता है। इससे गुत्थियां सुलझने के स्थान पर उल्टी उलझती हो जाती है। प्रकृति संतुलन बिगड़ता है सो अलग। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार संपूर्ण विश्व में अब तक जीव जंतुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों की 1,60,00,000 से अधिक जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं, जबकि इनकी कुल अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। प्रकृति चक्र के संतुलन के लिए बैक्टीरिया, वायरस एवं अमीबा जैसे एककोषीय जीवों से लेकर मनुष्य तक तथा एल्गी, फंजाई से लेकर पेड़ पौधों तक का अपना महत्व है। वनों के कटते रहने,
आग लगाकर जंगलों की सफाई करने और उससे जमीन छीनकर कृषि कार्यों में प्रयुक्त करते जाने से प्रतिवर्ष इनमें से असंख्य जीवधारी एवं वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। मानवीय दुर्बुद्धि के कारण सील, व्हेल, वारस, सी लॉयंस, सी एलिफेंट जैसी समुद्री प्रजातियों, हाथी, गैंडे, कस्तूरी मूंग, शुतुरमुर्ग जैसे प्राणियों की संख्या अंगुलियों पर गिनने योग्य शेष बची है। मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष अगणित प्राणियों का शिकार करता है और प्रकृति चक्र को बिगाड़ता है। इन दिनों गैंडों की संख्या तेजी से घटती जा रही, अब लगभग 20,000 की गणना में ही इनकी प्रकृति संतुलन बिगाड़ने का प्रतिफल प्रकृति संतुलन का एक सुसंबद्ध चक्र है। मनुष्य और पशु वनस्पतियां खाकर जीते हैं। वनस्पतियों में कीड़े लगते और अपना गुजारा करते हैं। कीड़ों को पक्षी खाते हैं। पक्षियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें बाज आदि अपना शिकार बना लेते हैं। पशु बढ़ते हैं तो उन्हें सिंह, व्याध आदि ठिकाने लगा देते हैं। इस प्रकार एक तरह की मुंबिनखला चलती रहती है। मनुष्य इस श्रृंखला को तोड़ने पर उतारू होता है तो उसकी समस्याएं भी उलझती जाती है। पक्षियों को मारकर खाना, अनुसंधान के नाम पर जीव हत्या करना और वनस्पतियों में लगने वाले कीड़ों से परेशान होकर उन्हें मारने के लिए विषैली औषधियों का छिड़काव करना, ये बुद्धिमान मनुष्य की मूर्खता है। इससे गुत्थियां सुलझने के स्थान पर उल्टी उलझती हो जाती है। प्रकृति संतुलन बिगड़ता है। सो अलग वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार संपूर्ण विश्व में अब तक जीव जंतुओं एवं वृक्ष वनस्पतियों की 1,60,00,000 से अधिक जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं, जबकि इनकी कुल अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। प्रकृति चक्र के संतुलन के लिए बैक्टीरिया, वायरस एवं अमीबा जैसे एककोषीय जीवों से लेकर मनुष्य तक तथा एल्गी, फंजाई से लेकर पेड़ पौधों तक का अपना महत्व है। वनों के कटते रहने, आग लगाकर जंगलों की सफाई करने और उससे जमीन छीनकर कृषि कार्यों में प्रयुक्त करते जाने से प्रतिवर्ष इनमें से असंख्य जीवधारी एवं वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। मानवीय दुर्बुद्धि के कारण सील, व्हेल, वारस, सी लॉयंस, सी एलिफेंट जैसी समुद्री प्रजातियों, हाथी, गैंडे, कस्तूरी मूंग, शुतुरमुर्ग जैसे प्राणियों की संख्या अंगुलियों पर गिनने योग्य शेष बची है। मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष अगणित प्राणियों का शिकार करता है और प्रकृति चक्र को बिगाड़ता है। इन दिनों गैंडों की संख्या तेजी से घटती जा रही, अब लगभग 20,000 की गणना में ही इनकी एवं सहयोगी है। इन्हें नष्ट कर लाभ उठाने के फेर में मनुष्य ने समाधान तो एक भी समस्या का नहीं किया, उल्टे अनेकों संकट खड़े कर लिए। बुद्धिमानी इसी में है कि लाभवाद की मनोवृत्ति पर नियंत्रण कर पारस्परिक सहयोग को ही बढ़ावा दिया जाए। प्रकृति का गला न घोंट दिया जाए। एक असंतुलन प्रत्येक क्षेत्र में घातक सिद्ध होता है। प्रकृति की सुव्यवस्था भी संतुलन पर ही टिकी हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रकृति के प्रत्येक घटक जीव जंतु, वनस्पति, वायु एवं जल का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। एक की विकृति जुड़े हुए अन्य घटकों को प्रभावित करती है। इनमें आपसी संतुलन से ही प्रकृति का गतिचक्र ठीक प्रकार चलता तथा उसके अनुदानों का लाभ समुचित मात्रा में मिल पाता है। इन दिनों पर्यावरण में भारी असंतुलन पैदा हुआ है। फलस्वरूप प्रकृति प्रकोपों की बहुलता देखी जा रही है। इसे समझा तो दैवीय अभिशाप के रूप में जा रहा है, पर है वस्तुतः मानव द्वारा रचित। क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। प्रकृति विपदाएं मनुष्य की स्वयं के क्रिया कृत्य की परिणति है। उत्पादन के नाम पर औद्योगिकरण के प्रति जो उत्साह चल रहा है, उससे तात्कालिक लाभ तो दिखाई पड़ रहा है, पर जब दूरगामी परिणामों पर ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि अति उत्साह का क्रम अंततः हानिकारक ही सिद्ध हुआ। पर्यावरण के संतुलन में वृक्षों का भारी योगदान है। पौधे प्राणी जगत के जीवन का स्रोत है। एक ओर जहां प्राणियों के लिए आहार जुटाते, जीवन प्रदान करते हैं,
वहीं दूसरी ओर वायुमंडल की विषाक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से खींच लेते हैं। प्राणी समुदाय के लिए वे सच्चे हितचिंतक हैं। इसमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल जीवन का स्रोत है। मांसाहारी अथवा शाकाहारी सभी मूलतः आहार हरे पौधों, वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। इन दिनों औद्योगिक विकास एवं अन्य कार्यों के लिए तेजी से वन संपदा को नष्ट किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी देश का 1/3 भाग पेड़ पौधों से भरा पूरा होना चाहिए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 25.7% भाग वनों से आच्छादित है, जो पर्यावरण संतुलन सीमा रेखा से 10% कम है। अन्य देशों की स्थिति और भी बुरी है। प्राकृतिक वन संपदा में कमी होने से जो विभीषिकाएं उत्पन्न हुई है, उनकी रोकथाम के लिए पिछले दिनों दिल्ली में विश्व के प्रमुख 700 वैज्ञानिकों की गोष्ठी हुई, जिसमें उपस्थित विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए एक विश्व नीति तैयार की है। सम्मेलन में उपस्थित प्रकृति तथा प्राकृतिक धरों के संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संघ के महानिर्देशक डा. डेविड सनरी ने कहा कि आने वाली हजारों पीढ़ियों के कल्याण के लिए प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक ओर वन संपदा में भारी कमी आई है, दूसरी ओर औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। इससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, किंतु पर्यावरण संतुलन के आवश्यक घटक वायु एवं जल में विषाक्तता भरती जा रही है। परिवर्धन के प्रति उत्साह एवं परिशोधन की उपेक्षा से प्रदूषण एक विभीषिका के रूप में प्रस्तुत हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में मोटरें हर दिन 2.5 लाख टन विषैला धुआं उगलती है। फ्रांस के पावर स्टेशनों से प्रति वर्ष 200,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायु में मिल रही है। न्यूयॉर्क में हर साल 15 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड हवा को विषाक्त बना रही है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 14,000 लीटर शुद्ध हवा चाहिए, जो इन स्थानों पर अप्राप्त है। प्राप्त आंकड़े के अनुसार संसार में लगभग 20 करोड़ मोटर वाहन सड़कों पर है। 1000 किलोमीटर चलने के लिए एक कार को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, उतनी एक मनुष्य को 1 वर्ष तक सांस लेने के लिए पर्याप्त है। प्रकृति का स्रोत सीमित है। मोटर वाहनों द्वारा ऑक्सीजन के इतने बड़े भाग के खपत से वायु में इसकी मात्रा की कमी हो जाना स्वाभाविक है। प्राणियों एवं वनस्पतियों के लिए उपलब्ध प्रकृतिगत ऑक्सीजन का एक बड़ा भाग यूं ही बेकार चला जा रहा है। उल्टे इन वाहनों से विषाक्तता और बढ़ रही है, जिसके परिशोधन के लिए कोई प्रयास नहीं चल रहा है। करोड़ों टन विष गैस के रूप में प्रति वर्ष वायुमंडल में मिल रही है। जल की भी यही स्थिति है। उद्योगों, कल कारखानों से निकलने वाला कचरा नदी के जल स्रोतों को इस योग्य नहीं छोड़ रहे हैं कि उनका उपयोग कर स्वस्थ रहा जा सके। तीसरा असंतुलन जनसंख्या का है। अब तक विश्व की जनसंख्या 450 करोड़ के निकट जा पहुंची है। 1965 में विश्व की जनसंख्या 350 करोड़ थी। प्रत्येक 14 वर्षों 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार 50 वर्षों में ये संख्या दोगुनी हो जाएगी। प्रकृति साधन सीमित है और उपभोगकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिक उत्पादन के लिए अदूरदर्शी रीति नीति अपनाई जा रही है। अत्र प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रासायनिक खादों से लेकर अन्य भौतिक साधन बढ़ाने के लिए बड़े उद्योगों के निर्माण से तात्कालिक लक्ष्य की आपूर्ति तो संभव है, पर अंततः इसका प्रभाव प्रकृति संतुलन पर पड़ रहा है। एक ओर वन संपदा को काटा जा रहा है, दूसरी ओर उद्योगों से निकलने वाली विषाक्तता से स्वच्छ वायु एवं जल अप्राप्त हो गया है। छेड़छाड़ का यह उपक्रम प्रकृति के स्थूल पक्षों तक ही सीमित नहीं है, वरन सूक्ष्म परतों में भी घुसकर किया जा रहा है। परीक्षण से निकलने वाला विकिरण मानव जाति के लिए संकट सिद्ध हुआ है। दूसरा संकट नवीन प्रयोगों से उभर रहा है।
जीवन का स्रोत है कोशिकाओं के केंद्रक में मौजूद D0N0A0 D0N0A0 के हेरफेर से ही प्राणियों की एवं वनस्पतियों की आकृति एवं प्रकृति नियंत्रित होती है। इनके गुण धर्मों में भिन्नता का कारण D0N0A0 है। जीव विज्ञान की नई शोध द्वारा यह संभव हो गया है कि दो सूक्ष्म जीवों के D0N0A0 को मिलाकर एक तीसरे किस्म का जीव तैयार करना। नवीन प्रयोगों के प्रति उत्साह होना स्वाभाविक है, पर आशंका यह है कि कहीं प्रयोग से कोई ऐसा जीवन पैदा हो जाए जो भयानक रोगाणु न हो। इस संभावना से पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता। इन दिनों जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा महामानवों, अतिमानवों को नई संतति तैयार करने की कल्पना भी चल रही है। इस प्रकार के प्रयोग प्रकृति व्यवस्था के प्रतिकूल हैं। जीव प्रकृति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन सब का सम्मिलित प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा है। प्रकृति का इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगा गया है। फलतः इसकी प्रतिक्रिया प्रकृति विक्षोभों, प्रकोपों के रूप में परिलक्षित हो रही है। स्वीडिश सिस्मोलॉजिस्ट प्रो. मार्कस भट्ट के अनुसार पर्यावरण के असंतुलन से बाढ़ एवं भूकंप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन से पिछली दशाब्दी में 4 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई। सन 1976 में चाइना के ताकसिन में हुए भूस्खलन से 2,42,000 व्यक्तियों की जानें गई। 31 मई 1970 को पेरू में हुए भूस्खलन से 70,000 व्यक्ति मृत्यु की गोद में समा गए। टर्की में सन 1970 में 11,000 व्यक्ति मरे। 12 अगस्त 1979 को मोरवी में आई बाढ़ से 25,000 व्यक्ति मात्र 75 मिनट में काल के गर्भ में समा गए। ये प्रकृति विक्षोभ पर्यावरण असंतुलन का ही अभिशाप है। संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। वातावरण में भरी विषाक्तता को परिशोधन के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। वन संपदा के कटाव को रोकना होगा, अन्यथा क्रुद्ध प्रकृति का आक्रोश अगले दिनों और भी भयंकर रूप से बरसेगा। समय रहते भूतकाल की भूल से प्रेरणा लेकर मनुष्य जाति को अपनी गतिविधियों में हेरफेर करना अभीष्ट हो गया है। प्रकृति से छेड़छाड़ अब बंद की जाए। प्रकृति की सुरम्य वाटिका में चित्र विचित्र जीवधारियों का जमघट है। प्रत्येक विश्व उपवन की शोभा बढ़ाते तथा सौंदर्य को निखारते हैं। उसमें मानवीय प्रगति में प्रत्यक्ष योगदान देने वाले जीवधारी भी हैं और ऐसे प्राणी भी जो मनुष्य के लिए तो अनुपयोगी है पर चैतन्य चक्र के अनिवार्य घटक होने के कारण उनकी भी महत्ता है। सृष्टा ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है जिसे निरर्थक कहा जा सके। मनुष्य अपने सीमित स्वार्थ की कसौटियों पर किसी भी वस्तु अथवा जीवधारी की उपयोगिता अनुपयोगिता को कसता है और उन्हें सार्थक अथवा निरर्थक ठहराता है, पर ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी एकमात्र मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई है। ये तो अन्य प्राणी समुदाय और व्यापक सृष्टि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विनिर्मित हुई है। किस जीव को इस विशाल उपवन में किस प्रकार की जरूरत है, ये निर्णय करना मनुष्य का काम नहीं है। कोई और सत्ता है जो अपनी स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा समस्त सृष्टि प्रक्रिया तथा इकोलॉजिकल चक्र का संचालन एवं नियंत्रण करती है। पैदा करना और मारना उसकी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। मनुष्य इस प्रक्रिया में यदि अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो यह उसकी धृष्टता ही कही जाएगी। जड़ और चेतन की युग में इस मनोरम सृष्टि में जड़ प्रकृति का अपना महत्व है और चेतनाधारी जीवों का अपना बढ़कर सौंदर्य चेतना की चैतन्यता की अभिव्यक्ति है, जो दोनों के अभिन्न और अन्योन्याचित संबंधों को व्यक्त करता है। मानवीय हस्तक्षेप प्रकृति को सुरम्य और चेतना को सुविकसित करने तक ही उचित है। इस सीमा रेखा का उल्लंघन करने से और अदूरदर्शी कदम उठाने से इकोलॉजिकल चक्र में व्यतिरेक उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति विविध प्रकार की समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है।
जड़ प्रकृति को हीले तथा उसकी स्थिति का विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि तथाकथित प्रगति के नाम पर मनुष्य ने उसकी जितनी छेड़छाड़ की उससे लाभ कम और शनि अधिक हुई है। दुर्भाग्यवश समृद्धि का मापदंड भी प्रत्यक्ष सीमित भौतिक उपलब्धियों के आश्रय पर ही आंका जाता है। संतुलित पर्यावरण के असीम होते हुए भी परोक्ष वातावरण संबंधी दैवी उपलब्धियां को भौतिक लाभों के रूप में मानने की परंपरा नहीं है। मनुष्य ने उन परोक्ष अनुदानों का महत्व समझा होता और उसका सही मूल्यांकन किया होता तो कभी भी प्रकृति को इतना अधिक छेड़ने का दुस्साहस नहीं होता, पर उसे दुर्बुद्धि ही कहना चाहिए कि मनुष्य जाति ने तात्कालिक लाभों के समक्ष विपुल दूरगामी लाभों को ठुकरा दिया। पर प्रकृति के दोहन के अदूरदर्शी प्रयासों के दुष्परिणामों से स्वयं बचा न रह सका। समस्त विश्व के समक्ष प्रस्तुत होने वाली अनेकानेक प्रकार की प्रकृति विभीषिकाएं वस्तुतः मानवीय दुष्कृत्यों और अदूरदर्शी प्रयासों की ही प्रतिफल है। ये तो रहा जड़ प्रकृति में अनावश्यक छेड़छाड़ का प्रतिफल, जो मौसमी व्यतिरिकों, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन और उनकी प्रतिक्रिया फलस्वरूप फैलने वाली अनेकों तरह की आदि व्याधियों के रूप में समूचे विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है। जड़ तो जड़ है, पर चेतना जीव संवेदनाओं से युक्त है। मनुष्य चैतन्य जीवों में क्षमताओं की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धिबल के बलबूते उसका प्राणी जगत पर आधिपत्य है। अन्य जीवों को भी अपनी ही भांति सृष्टि का एक आवश्यक और अभिन्न घटक मानकर यदि जीने का अधिकार मनुष्य ने दिया होता अथवा उन्हें स्वच्छंद जीने के लिए छोड़ दिया होता तो यह विश्व कहीं अधिक सौंदर्य से युक्त दिखाई पड़ता। पर मनुष्य की आंतरिक क्रूरता का शिकार बनने लगे निरीह वन्य प्राणी। कुछ जातियां शिकार के मनोरंजन के लिए मारी गईं तो कुछ विकृत मांसाहार के स्वाद के कारण मनुष्य के पेट में जा पहुंची। कुछ को आधुनिकता की बढ़ती हुई मांग के कृत्रिम संसाधनों के निर्माण में तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवाने पड़े। इस निष्ठुर प्रक्रिया के कारण विश्व वाटिका से विभिन्न जीवों की कितनी ही जातियां प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। जीव विशेषज्ञों के अनुसार अपने देश में 500 से भी अधिक प्रजाति के जानवर, 3000 से भी अधिक पक्षी तथा 3000 से भी अधिक किस्म के नन्हे कोड़े मकोड़े पाए जाते थे। जानवरों में 35 प्रजातियों का तो वर्षों पूर्व से अस्तित्व समाप्त हो चुका है। कुछ वर्षों पूर्व तक हिमालय के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भूरे रंग के बटेर पक्षी की बहुलता थी, पर इस क्षेत्र में भी शिकारियों की घुसपैठ होने से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। लंबी पूंछ और लाल चोंच वाली इस जाति के पक्षियों की सुंदरता देखते बनती थी। हिमालय के तराई क्षेत्र में गुलाबी सिर वाले दुर्लभ बतख पाए जाते थे, जो विश्व के अन्य किसी भी स्थान पर नहीं मिलते। अभी 3 दशक पूर्व तक ये हिमालय के अंचल में निर्द्वंद विचरते दिखाई भी पड़ते थे, पर अब इनका नामो निशान नहीं मिलता। राष्ट्रीय संग्रहालयों में मात्र इनके अवशेष देखे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तथा गोदावरी तट पर इस सदी के आरंभ में कोर्स नामक पक्षी मिलते थे, पर अब उस जाति का एक भी पक्षी नहीं दिखाई पड़ता। पक्षियों के अतिरिक्त जंगलों में रहने वाले शेरों, चीतों, बाघों, बारहसिंघों, हिरणों आदि की संख्या भी तेजी से घटती जा रही है। मध्य प्रदेश के बीहड़ जंगल शेरों के लिए विख्यात थे। उनकी संख्या अभी 1 दशक पूर्व हजारों में थी, पर एक रिपोर्ट के अनुसार अब मात्र 400 के लगभग रह गई है। बारहसिंघों का तो मात्र मोनिशान रह गया है। सरकारी कानूनों द्वारा जंगली जानवरों का शिकार करना वो तो अब अवैध घोषित कर दिया गया है, पर चोरी छिपे उनके शिकार का क्रम अभी बना हुआ है। नागालैंड में औसतन प्रतिदिन 5 शेर मारे जाते हैं। खरगोश, लोमड़ी, सिगार, हिरण तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। वन्य विशेषज्ञों का मत है कि तीव्रता से वन्य जीवों की संख्या में ह्रास का एक प्रधान कारण ये है कि प्रकृति सौंदर्य को बढ़ाने वाले ये सुंदर जीव अब मानवीय क्रूरता के शिकार होकर धनोपार्जन के साधन बन गए हैं। जापान,
स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में इनका बड़ी संख्या में लुक छिप कर निर्यात हो रहा है। लंगूर बंदरों की संख्या भी अब तेजी से देश में घटती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि विकासक्रम में मनुष्य के अधिक नजदीक होने के कारण वैज्ञानिकों को मानवीय प्रकृति एवं शरीर संस्थान के सूक्ष्मतम परिवर्तनों को समझने एवं अंगों के प्रत्यारोपण में इनके माध्यम से अधिक सुगमता होती है। इकोलॉजी विशारदों का निष्कर्ष है कि प्रकृति संतुलन की प्रक्रिया सृष्टि के समर्पण, परिसर तथा जीवों के परस्पर सघन अनुबंधों पर निर्भर करती है। जड़ चेतन के प्रत्येक पेड़, वनस्पतियों, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश तथा पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सभी एक विराट जीवन चक्र के अभिन्न अंग हैं। परस्पर सबका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जड़ और चेतन के सहयोग से ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। पौधे मिट्टी से अपनी बड़ों द्वारा सांद्रता खींचते हैं। हवा और रोशनी मुक्त हरत से पौधे को अपना अनुदान देते हैं, जिसे पीकर पौधे परिपोषित और विकसित होते हैं। पशु और मनुष्य का वह आहार बनते हैं। गंदगी के रूप में विजातीय तत्व अंततः मिट्टी में मिलकर उसे उर्वरा बनाते हैं। पौधे के सूखे बीज, फूल, पत्तियां भी झड़कर मिट्टी में गिरते रहते हैं। एक निश्चित समयावधि के उपरांत प्राणी और पौधे दोनों ही जराजीर्ण होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में नन्हे जीव जंतु और बैक्टीरिया उन अवशेष पदार्थों को खाते हैं तथा अंततः पौधों के लिए अपने मल मूत्र एवं मृत शरीर द्वारा खुराक तैयार करते हैं। मांसाहारी जीवों का भी एक स्वसंचालित चक्र चलता रहता है। जिन जीवों का बाहुल्य होता है वे दूसरों का आहार बनते हैं। उनकी अभिवृद्धि का नियंत्रण इकोलॉजिकल चक्र के घटक जीव स्वयं करते हैं। चिड़ियाएं कीड़े मकोड़े खाती रहती हैं तथा उनकी बेशुमार वृद्धि पर नियंत्रण रखती है। मेढक मच्छर जैसे नन्हे कीड़ों को खाता है और अंततः स्वयं भी सांप का ग्रास बन जाता है। चूहों की वृद्धि बाज रोकता है। मोर का आहार सांप है। शेर, हिरन, सुअर, खरगोश आदि जंगली जीवों का भक्षण करता है। यह एक मांसाहारी जीवों का चक्र है जिसमें एक मारता और अंततः स्वयं भी मारा जाता है। मनुष्य इस जैविक चक्र के बाहर आता है। उसका जीव समुदाय के स्वसंचालित चक्र में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पर मनुष्य द्वारा इस संतुलित चक्र को निरंतर भंग किए जाने के कारण कितने ही प्रकार के संकट प्रस्तुत होने की संभावना बन गई है। पक्षियों का यदि शिकार इसी प्रकार होता रहा तो कुछ ही वर्षों में वनस्पतियों के लिए हानिकारक कीट मकोड़ों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी। संभव है उनसे वृक्ष वनस्पतियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। कितने ही पक्षी ऐसे भी होते हैं जो बीजों के वितरण में सहायक होते हैं। सर्पों को नष्ट कर देने से चूहों की मात्रा बढ़ जाएगी, जो फसलों के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। हिंसक जीवों में शेर, बाघ आदि को भी मारना इसलिए उचित नहीं है कि वे भी संतुलन क्रम में अपने स्तर का सहयोग देते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से भी कितने ही जीवों की प्रकृति के परिसर में महत्वपूर्ण भूमिका है। गिद्ध, चील, गीदड़ आदि मृत जीवों को खाकर गंदगी एवं महामारी फैलने से बचाते हैं। श्रमजीवी प्राणियों में तो गाय, बैल, भैंस, घोड़े, खच्चर आदि का असाधारण महत्व है। वे जितना खाते हैं उसका 1000 गुना अधिक मनुष्य जाति को लाभ पहुंचाते हैं। जीवित हालत में उन्हें मांस एवं चमड़े के लिए बूचड़खाने में भेज देना मानवीय क्रूरता का ही परिचायक है। थोड़े से भौतिक लाभों के लिए जीव जंतुओं का हनन मानवीय गरिमा के भी विरुद्ध है। उपयोगितावाद की बौद्धिक कसौटी पर उपर्युक्त प्रतिपादन गले न उतरे तो भी एक पक्ष ऐसा है जो हर मनुष्य की अंतः संवेदनाओं को झकझोरता है। इस तथ्य से कोई विशेषज्ञ इनकार नहीं कर सकता कि भाव संवेदनाओं की दृष्टि से मनुष्य जाति शुष्क एवं अंतरंग की दृष्टि से निष्ठुर होती जा रही है। सूक्ष्मदर्शियों का मत है कि प्राणियों के हनन से परोक्ष वातावरण विक्षुब्ध होता जा रहा है।
जिसकी प्रतिक्रिया मनुष्य की घटती अंतःभाव संवेदनाओं के रूप में दिखाई पड़ रही है। उजड़ती हुई मूक प्रकृति बुद्धिमान कहलाने वाले मनुष्य से बिलखती हुई मांग कर रही है कि उसे अब और न उजाड़ा जाए। क्यों इस चक्र को तोड़े जिसमें बंधे हैं हम सब। प्रकृति एक विराट शरीर की तरह है। जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ आदि उसके अंग प्रत्यंग है। इनके परस्पर सहयोग से वह वृहत शरीर स्वस्थ और संतुलित रहता है। काया का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा विभिन्न स्थूल अवयवों का वह समन्वित रूप है। परस्पर एक दूसरे के सहकार द्वारा शरीर के क्रियाकलाप चलते हैं। संतुलित स्वास्थ्य और आरोग्य का लाभ मिलता रहता है। गरिमा किसी भी अंग अवयव की कम नहीं है। मस्तिष्क शरीर के मूर्धन्य भाग पर अवस्थित होता है। विचार करने, निर्णय लेने का काम वही संभालता है, पर मात्र इसी कारण उसे सर्वाधिक उपयोगी नहीं हराया जा सकता। अन्य शारीरिक घटक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आँख, नाक, कान, जिला से उनकी उपयोगिता भी कम नहीं है, जो श्रमिक भगी की तरह निरंतर कार्यरत रहने, विभिन्न अंगों के लिए पोषण जुटाने, विजातीय द्रव्यों का परिशोधन करने में सतत संलग्न रहते हैं। फेफड़े एवं गुर्दे सबसे निकृष्ट काम सफाई का संभालते हैं। यदि उनका सहयोग मिलना बंद हो जाए तो स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तब शरीर अपना व्यापार चलाने में अधिक दिनों तक समर्थ नहीं बना रह सकेगा। इसलिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य अक्षुण्ण रखने के लिए काया के प्रत्येक घटक पर समुचित ध्यान देना पड़ता है। विराट प्रकृति के साथ भी वही नियम लागू होता है। उसके प्रत्येक घटक परस्पर एक दूसरे से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। सभी अपने में महत्वपूर्ण और उपयोगी है तथा प्रकृति के व्यापार में उनकी एक अहम भूमिका है। संभव है उनकी उपयोगिता स्थूल दृष्टि से जान न पड़े और वे अनावश्यक प्रतीत हो, पर संपूर्ण सृष्टि संतुलन की दृष्टि से वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी ही उपयोगिता की कसौटी पर कसने की मानवीय दृष्टि एकांगी और अदूरदर्शितापूर्ण है। यही कारण है कि वह कितने ही प्रकृति घटकों को अनावश्यक समझता अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करता रहता है। उसका ये प्रयास प्रकारांतर से समूचे इकोलॉजिकल चक्र को प्रभावित करता है। प्रकृति की व्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसकी दुखद प्रतिक्रिया अनेकों प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं के रूप में सामने आती है। प्रकृति विज्ञान की ही एक शाखा इकोलॉजी शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मनुष्य अनावश्यक छेड़छाड़ न करे तो प्रकृति का गति चक्र सुव्यवस्थित और संतुलित रूप से चलता रह सकता है। इसमें व्यतिरेक मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा पैदा होता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए दूरदर्शी स्थायी नीति अपनाने की अपेक्षा प्रकृति शोषण की अदूरदर्शी नीतियों के कारण संपूर्ण प्रकृति परिक असंतुलन का शिकार हुआ है। वे चक्र टूटते जा रहे हैं जो प्रकृति में विविध रूपों में विभिन्न जड़ चेतन घटकों के सहयोग से गतिशील रहते हैं। इकोलॉजिस्टों के अनुसार इकोलॉजी विज्ञान की बुनियादी धारणा यह है कि प्रकृति के प्रत्येक घटक संतुलन की दृष्टि से उपयोगी है। यह एक दूसरे पर परावलंबी है। दुर्भाग्यवश मनुष्य इस सिद्धांत को नहीं समझता। तात्कालिक लाभ की दृष्टि से स्वयं के लिए उपयोगी मानकर वह कितने ही जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों को अपने स्वार्थवश सतत नष्ट करता रहता है। सर जूलियन कसाले ने एक बार कहा था कि गतिशीलता अनुलय की मांग करती है, जिसमें विरोधी लगने वाले प्रकृति घटकों का सहयोग अति आवश्यक है। ये तभी संभव है जब दिखने में परस्पर विरोधी लगने वाले जड़ चेतन घटकों के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाए। विद्वान पॉल पियर्स का मत है कि यदि सभ्यता को सुरक्षित रखना है तो इकोलॉजी शास्त्र के अध्ययन अध्यापन को अन्य उपयोगी विषयों की भांति ही महत्व देना होगा। जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों तथा अन्य घटकों की महत्ता समझे बिना मनुष्य उनको संरक्षण नहीं देता। प्रकृति चक्र की अन्य कड़ियां नष्ट होंगी तो मनुष्य भी अपना अस्तित्व सुरक्षित बनाए रखने में असमर्थ ही सिद्ध होगा।
इन कथनों को और भी अच्छी तरह समझना हो तो संबद्ध विषय की गहराई में प्रवेश करके अध्ययन करना होगा। इकोलॉजी विज्ञान सृष्टि के समय परिसर तथा जीवों एवं वनस्पतियों के परस्पर निकटवर्ती अनुबंधों पर प्रकाश डालता है और इस तथ्य को भली भांति स्पष्ट करता है कि क्यों क्षुद्र से क्षुद्र जीवों, वनस्पतियों तथा अन्य घटकों का संरक्षण आवश्यक है। पानी, हवा, रोशनी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी एक व्यवस्थित जीवन तंत्र के अविच्छिन्न अंग है, जिनका अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। ये सोचना भयंकर भूल होगी कि जीवधारियों की अलग स्वतंत्र इकाई है, वृक्ष, वनस्पतियों की अलग और पानी, वायु और प्रकाश की अपनी अलग। वस्तुतः ये सब एक जीवन चक्र के अंग। जीव जंतुओं, वृक्ष, वनस्पतियों का सहअस्तित्व परस्पर एक दूसरे के सहयोग पर टिका हुआ है। एक मरेगा तो दूसरा भी अपना अस्तित्व सुरक्षित न रख सकेगा। सहअस्तित्व का यह उदाहरण सर्वत्र देखा जा सकता। एक जीववृक्ष वनस्पतियों से पोषण प्राप्त करते हैं। जो मांसाहारी जीव है, उन्हें भी परोक्ष एक रूप से वनस्पतियों से ही जीवन तत्व उपलब्ध होता है। जिन पशु पक्षियों का वे भक्षण करते हैं, उनको पोषण तो शाकाहारी तत्वों से ही मिलता है। वृक्ष वनस्पति मात्र स्थूल आहार ही नहीं देते, जीवन के लिए अन्य आवश्यक तत्व भी जुटाते हैं। प्राण के बिना कुछ घंटे भी जीवित रहना संभव नहीं है। ये तत्व भोजन से भी अधिक जरूरी है। ऑक्सीजन से मिलने वाला प्राण वृक्षों से ही मिलता है। एक ओर जीव समुदाय को वे पोषण देते हैं और दूसरी ओर उस गरल का पान भी करते हैं जो मनुष्य तथा अन्य प्राणी श्वास के माध्यम से छोड़ते हैं। कैसी अद्भुत व्यवस्था है प्रकृति की यह! एक का विष दूसरे को जीवन प्रदान करता है। प्राणियों द्वारा श्वास से निस्सृत किया गया विष कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष वनस्पति जगत के लिए जीवनदायी होता है। इस श्रृंखला की अन्य कितनी ही कड़ियां हैं जो जीवन चक्र को सतत गतिशील बनाए रखने में मदद करती है। वनस्पतियों को पोषण जमीन से मिलता है। मिट्टी में मौजूद अनेकों प्रकार के अगणित क्षुद्र जीव पूरी तत्परता से वृक्ष वनस्पतियों की खुराक तैयार करने में संलग्न रहते हैं। असंख्यों की संख्या में विद्यमान बैक्टीरिया मिट्टी के केंद्रीय कार्बनिक पदार्थों से अपना पालन पोषण करते और वंशवृद्धि करते रहते हैं। जितना मिट्टी से लेते हैं उसका कई गुना वापस लौटाते हैं। उनका मलमूत्र एवं मृतक शरीर भूमि की उर्वरता बढ़ाने के काम आ जाता है। कुछ वर्ग फुट जमीन में ही अरबों की संख्या में विद्यमान ये सब जीवन के पूरक घटक बनकर रहते हैं। पौधे की सूखी पत्तियां और अंततः स्वयं पौधा भी उन रहे जीवों का खुराक बनते हैं जिनके सहारे वह स्वयं पल रहा था। जीवन के महाचक्र का अंत यही नहीं हो जाता। नए पौधे जन्मते और पुनः वह स्वचालित क्रम चल पड़ता है। मिट्टी में अन्य प्रकार के अनेकों जीव जंतु भी इस के सहभागी है। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में केचुए की भूमिका प्रख्यात है। बैक्टीरिया मिट्टी के जिन जीवित उल्दों को खाता है उसका निर्माण केचुए ही करते हैं। एक केनुआ 6 माह की अवधि में 20 पौंड पोषक कार्बनिक पदार्थ तैयार करके मिट्टी में मिला देता है। इनकी जातियां यदि नष्ट न हो तो 10 वर्ष में वे मिट्टी की 1 इंच सतह को बढ़ा सकते हैं, जो अत्यंत उपजाऊ होती है। इनका सहयोग न मिले तो प्रकृति को मात्र 1 इंच परत बनाने में 500 वर्षों का समय लग सकता है। मिट्टी की सड़न को रोकने तथा उत्पादन क्षमता को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने में भी ये केचुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिट्टी के अंदर घर बनाकर स्थायी रूप से निवास करने वाले कीट, दीमक, चींटे भी भूमि की उर्वरता तथा सांद्रता बढ़ाने में केचुए की तरह ही सहयोग देते हैं। पदार्थों के सड़ने से गंदगी फैलती है, इसकी एक रोकथाम की व्यवस्था भी प्रकृति ही करती है। कितनी ही वनस्पतियों और जीव जंतु ऐसे हैं जो शोधन का कार्य सफाई कर्मचारी की भांति सतत करते रहते हैं। सड़े गले पदार्थ मृतोपजीवी पौधों का भोजन है। वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत शरीरों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करने का दायित्व मृतोपजीवी जैसे संभालते हैं।
अपघटन के उपरांत वे नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि विमुक्त करते हैं जो मृदा में मिलकर उसकी उर्वरा शक्ति में अभिवृद्धि करते हैं। इस तरह वे प्रकृति में कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि के चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। इस परिशोधन व्यवस्था में श्रृंगाल, लोमड़ी, गिद्ध, कौवा तथा कुत्ते जैसे प्राणियों का भी योगदान है। ये मलमूत्र, मृतक जीव जंतु, सड़ती हुई कार्बनिक वस्तुओं आदि को स्वयं खाकर प्रकृति में प्रदूषण फैलाने से बचाते हैं। अनेकों जीव जंतु ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से न केवल मनुष्य के लिए वरन समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है, पर मनुष्य उन्हें अनुपयोगी मानकर मार देता है। शेर एक मांसाहारी जीव है जो अनेकों प्रकार के जंगली जीवों, हिरन, खरगोश आदि को खाता है, उनकी असीम वृद्धि पर नियंत्रण रखता है। उसकी मांसाहारी एवं खूंखार प्रकृति के कारण उसे नष्ट कर देने से संकट उत्पन्न हो सकता है, इसे कोई समझता नहीं। एक समय ऐसा आ सकता है जब शाकाहारी जीव विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को समाप्त कर देंगे, इससे वातावरण में हानिकारक परिवर्तन हो सकता है। अतएव इन मांसाहारी जीवों का संरक्षण भी आवश्यक है। मोर तथा अन्य प्रकार के अनेक नहियां विभिन्न तरह के निकारक कीड़ों को खा जाती हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाए, जो पौधों में रोग लगने जैसी कितनी ही समस्याएं पैदा हो सकती है। वृक्ष वनस्पतियों से युक्त जंगलों का सफाया करने से भी भयंकर परिणाम प्रस्तुत हो सकते हैं। वृक्षों की जड़ें भूमि की गहराई तक जाती है और मिट्टी के कणों को मजबूती से जकड़े रहती है। फलस्वरूप भूमि का कटाव नहीं होता। जड़ों से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ तथा जाइम्स निकलते रहते हैं जो चट्टानों को बेढ़कर मिट्टी के कणों में बदलते हैं तथा मृदा में पाए जाने वाले अनेकों प्रकार के सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया आदि को आवास प्रदान करते हैं। चिड़ियों तथा अनेकों जंतुओं का निवास भी वृक्षों पर होता है। पौधों की सतह से श्वसन द्वारा जल का उत्सर्जन होता रहता है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहती है और वर्षा अच्छी तरह होती है। यदि जंगलों को संरक्षण न दिया गया तो समूचा इकोलॉजिकल चक्र परिवर्तित होकर मानव जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इकोलॉजिकल चक्र में प्रकृति के छोटे बड़े प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधों का योगदान है। प्रकृति ने लाखों करोड़ों वर्षों के प्रयासों के बाद इस चक्र को व्यवस्थित बनाया है। पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव उन अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है। अधिक अच्छा हो यदि मनुष्य भी उस विराट प्रकृति तंत्र का एक सहयोगी घटक बनकर रहे और अनावश्यक छेड़छाड़, हस्तक्षेप को बंद करे, तभी वो प्रकृति से चिरकाल तक लाभ उठाता रह सकता है।